राम राम। मेरा नाम है आदित्य और ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक मैरिज मैच मेकिंग पर वेबिनार किया था। उस वेबिनार में मैंने लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक की चर्चा की थी और वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक की एप्लीकेशंस आपको बता नहीं पाया था, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के पहले पार्ट को अवश्य देखिए। इस वीडियो के पहले पार्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। देखिए, लॉन्गिट्यूड एक्टिवेशन टेक्निक का थोड़ा एप्लीकेशन और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक हो सकता है मैं भी वो बता रहा हूँ। सपोज करिए कि दो पति पत्नी का कुंडली है, ठीक है। मान लीजिए कि पति का राहु बहुत खराब योग में, जब व्यक्ति होता कुछ ना कुछ खराब करता है, ठीक है। मान लीजिए इसका राहु कर्क राशि में 8 डिग्री का है और इसका इसका जो राहु बहुत ज्यादा खराब, कि जब व्यक्ति वो खराब रिजल्ट देगा। अगर इसकी पत्नी की कुंडली में कर्क राशि में 8 डिग्री का उसका असेंडेंट हो जाए, या फिर 8 डिग्री का उसका मून मून हो जाए कर्क राशि में, या फिर पति का जो क्या कहते हैं नाम का पहला अक्षर है वो पड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पत्नी है वो राहु का इंसानी रूप धर के उसके सामने आई। मतलब राहु उसकी कुंडली में जैसा फल देगा वो उसका ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है। क्या लिखा है मैंने, इफ एनी प्लैनेट इन योर चार्ट फॉल्स इन द नक्षत्र पदा ऑफ योर लाइफ पार्टनर असेंडेंट और मून और नामक्षर, सो दैट प्लैनेट हैज कम इनटू योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझे? जी जी। इसका मतलब क्या है, अगर आपका भाग्येश जो है, मतलब नाइन्थ लॉर्ड या गुरु है, ठीक है, अगर वो भाग्य योग में है, अच्छा है कुंडली में, अगर उसी नक्षत्र पद में आपकी पत्नी का असेंडेंट हो जाए या फिर मून हो जाए या फिर नाम का आपके नाम का पहला अक्षर उसकी कुंडली में पड़ जाए उसी नक्षत्र पद में, तो मतलब है कि वो पत्नी आपके लिए भाग्य लेके आई। इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है, देखिए ये सिर्फ आपके स्पाउस तक ही सीमित नहीं है तकनीक, ये आप अपने बिजनेस पार्टनर, अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स इत्यादि पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हर किसी भी काम करता है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे के जो टेक्निक्स है दो, ठीक, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके जीवन में बहुत काम आए। मेरा तारक लगना है, आप सबको पता ही होगा यदि आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो। और मेरे कंपनी का नाम क्या है? ग्रह लक्षणम ज्योतिष। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ योर कंपनी और फर्म फॉल्स इन द पदा ऑफ मैलेफिक लॉन्गिट्यूड इन योर चार्ट, देन द नेम ऑफ योर कंपनी और फर्म इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि आपके कंपनी या फर्म का जो पहला अक्षर है वो आपकी कुंडली में जहां फॉल करता है, यदि उसी जगह पे कोई खराब लॉन्गिट्यूड आ जाए तो वो बुरा होगा। अब ग्रह लक्षण ज्योतिष, उसका पहला अक्षर ग है, ठीक है, और ग धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में फॉल करता है, यानी मकर राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में। अब यदि मेरी कुंडली में इसी ड्यूरेशन के बीच में तो गुली का जाए, तो जाहिर सी बात है ग्रह लक्षण ज्योतिष जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे लिए अच्छा नहीं। समझ में आया कि नहीं? अगर इसकी जगह कोई अच्छा प्लेनेट हो जाता, ठीक है, गुरु हो जाता, या फिर मेरा योग कारक ग्रह शनि हो जाता, ठीक है, या फिर कुछ और हो जाता, ठीक है, ये जो नाम है मेरे कुंडली के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। समझ में आया कि नहीं? जी बिल्कुल। अब देखिए कितना सिंपल और कितना अच्छा टेक्निक है। अब देखिए ये किसी भी नाम पे हो सकता है, अपने खुद के नाम पे भी हो सकता है। सपोज मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, आदित्य सब अक्षर शुरू होता है, ठीक है, और अ अक्षर कृतिका नक्षत्र के प्रथम पद में आता फॉल करता है, यानी 26 डिग्री मेष राशि से शुरू होकर 30 डिग्री मेष राशि के बीच में। अब यदि भी यहीं पे कोई खराब लॉन्गिट्यूड यदि गुलीक हो जाता या कोई और ग्रह हो जाता खराब, तो जाहिर सी बात है ये नाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी कुंडली के हिसाब से ये नाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, आदित्य सब, ठीक है। यदि यहाँ पे गुरु हो जाता है या फिर कोई और अच्छा ग्रह हो जाता है या फिर कोई अच्छा सहम हो जाता है, तो ये नाम मेरे लिए अच्छा हो जाता। सिंपल है कि नहीं? अब हम जानते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोग आज घर जाके पहले अपने नाम का चेक करेंगे कि हमारा नाम सही जगह पड़ रहा है कि नहीं। तो अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों से मुझे पता है कि ये बहुत बचकाना सवाल है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कुंडली वगैरह के बारे में। मैंने मतलब अभी बस जस्ट शुरू किया है। शादी नहीं हो रही है बार बार, मतलब बहुत प्रयत्न के बाद भी शादी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है, कैसे पता लग सकता है? तो वो तो कुंडली एनालाइज करने को होगा। हमको पता है, इतना तो गारंटी दे रहे हैं आपके 7th हाउस और शुक्र से, ठीक है, शनि या शनि से 12th लॉर्ड और 12th लॉर्ड का संबंध होगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। मेरा वीनस 6th हाउस में कैप्रिकॉन में है।
तो अब इतना तो हम कैसे वो कर सकते हैं ना। नहीं, आपने जो कहा उसके लिए मैंने आपको बताया। तो ये हमारा शनि, देखिए, आप देखिए क्या कहते हैं, जो ग्रह होता है ना वो सिर्फ अपने पोजीशन के आधार पे भी, कोई और ग्रह किस पोजीशन में है उसके आधार पे भी उसका फल बदल जाता है। अच्छा, तो हमको सातों ग्रह, 9 ग्रह देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए वीनस 7th हाउस में है, कुछ फल देगा, ठीक है। यदि क्या कहते हैं सैटर्न 11th हाउस में है, तो उसका फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। यदि सूर्य 12th हाउस में है तो उसका फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। यदि कोई और ग्रह किसी हाउस में, तो उसके फल में मॉडिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इसे जब फलित करना पड़ता है ना, तो चीजों को थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है। समझी? कोई और किसी को कुछ पूछना है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है? मतलब जैसे क्या, जैसे मान लीजिए गुरु में रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो अब देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक क्या कहते हैं, जो मैं अभी 23 तारीख को कोर्स कराने वाला हूँ, उसमें क्या कहते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट का इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक आभासी घटना, स्यूडो इफेक्ट है, ठीक है। पृथ्वी से देखने से ऐसा लगता है कि ग्रह अपने से पीछे की तरफ जा रहा है, उल्टा चल रहा है, लेकिन असली में वो सीधा ही चलता है, लेकिन ऐसा आभास होता है कि वो उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है कि वो उस प्लैनेट में गलती करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, मिस्टेक करने, ठीक है। जहां बैठा रहेगा, ठीक है, जिन योगों से संबंध बनाए उन चीजों में मिस्टेक करने की क्षमता ज्यादा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, चीजों को बार बार रिपीट कर। अब मैं बता दूं, मेरा क्या कहते हैं, मेरा वॉइस का प्रॉब्लम तो है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। अब मेरा सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड वाणी को दिखाता है, ठीक है। अब बुध भी वाणी को दिखाता है, अब मेरा सेकंड लॉर्ड बुध है, ठीक है। अब कारक भी हो गया, भाव का लॉर्ड भी हो गया बुध, वो वक्री है, रेट्रोग्रेड है। इसलिए मैं जो बार बार चीजों को रिपीट करता हूँ, मेरे वॉइस थोड़ा गलती करना, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम। अब रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपको बोलेगा इसका रेमेडी होता है, लेकिन इसका रेमेडी बहुत ज्यादा काम नहीं करता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उसका रेट्रोग्रेड का रेमेडी, ठीक है, वो जन्म से है ना, अब हम कितना सुधार लें, वो जन्म से ही प्रॉब्लम है। अब ये क्या किया कि वो मेरा जो टंग है उसको मोटा कर दिया, ठीक कर दिया, तो उसी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझे? इसी तरह रेट्रोग्रेड प्लैनेट काम करता है कि चीजों को रिपीट करना, बहुत ज्यादा चीजों में मैग्नीट्यूड ला देना। मैं कि आदमी नॉर्मल बोलता है, नॉर्मल से अधिक बोलना, ठीक है, ये भी दर्शाता है बोलने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, बोलने में गलतियां करना। बट गुरुजी, साथ ही साथ आपको मरकरी ने बहुत अच्छी एनालिटिकल पावर भी तो दी। अब क्योंकि अब देखिए क्या कहते, रेट्रोग्रेड प्लान मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है ना। अब जी बिल्कुल। अब क्या कहते हैं, फिफ्थ लॉर्ड क्या देता है, बुद्धि देता है, ठीक है। जी अब बुद्ध भी क्या है, बुद्धि है, ठीक है। जी। अब फिफ्थ लॉर्ड और कहते हैं मेरा फिफ्थ लॉर्ड बुद्ध है, ठीक है। अब क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है ना, तो वो बुद्धि है जो उसको एक्सपेंड कर दिया, ये मल्टीप्लाई मैग्नीफाई कर दिया। अब तो ये है कि बुद्ध जो है रेट्रोग्रेड है, इसलिए वाइज में प्रॉब्लम है, लेकिन रेट्रोग्रेड है इसलिए बुद्धि है, ठीक है, बुद्धि ज्यादा है। और उसे अलग सोचना, लीक से हट कर काम करना, रेट्रोग्रेड प्लैनेट करवाता है, ठीक है। सर हेलो। जी बोलिए। सर अभी आपने जो नाम का बताया था कि फर्स्ट लेटर ऑफ नेम वाला जो टेक्निक बताई थी कि अगर सूट करेगा या नहीं करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग नेम को अगर किसी को मतलब जैसे कोई बच्चा होता है या मतलब जन्म लिया, तो उसका नेम मतलब किसके बेसिस पे रख सकते हैं? मतलब एक तो शायद के नक्षत्र, और उसके अलावा तो क्या? मैंने बोला ना कि जैसे कोई अच्छा रोग, जैसे रोग साम में नहीं होना चाहिए, गुलिक में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, मृत्यु जो खराब उपग्रह है उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। यम घंट एक शुभ ग्रह उपग्रह होता है, वो गुरु का उपग्रह होता है, ठीक है। यम घंट में कर सकते हैं, होरा लग्न में कर सकते हैं, ठीक है। क्या योग कारक ग्रह का डिग्री में कर सकते हैं, ठीक है। ओके। क्या कहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल है, कॉन्सेप्ट में कोई भी सवाल पूछ सकता है, ठीक है। पर्सनल चीजों के लिए ये अभी प्लेटफॉर्म नहीं, ठीक है। सर मार्क eighth house के बारे सेकंड में और क्या सेवेंथ कहना है? दोनों को माना जाएगा? मारक सेकंड हाउस और 7th, ठीक है। अब देखिए दोनों 7th को हाउस माना मारक होता है, ठीक है, सेकंड हाउस भी मारक होता है, ठीक है। और लॉर्ड्स मारक होंगे? लॉर्ड सी मारक होता है, हाउस भी मारक होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब और वो लॉर्ड मैं अगर आपको ये किसी बता दूं, सुनिए, अब मारक ग्रह जो होता है, क्या कहते हैं, अब देखिए 7th हाउस में जो भी ग्रह होगा, 7th लॉर्ड हमेशा मारक नहीं होता। यदि 7th लॉर्ड शनि से कनेक्ट है,
यानी हाँ। यदि शनि से 7th हाउस से कनेक्ट है तभी वो मार्क का रोल अदा करेगा, वरना नहीं करेगा। अच्छा इतना चीज लिख लीजिए आप। अच्छा, शनि अगर साथ में है उसके तो शनि Conjunction- इन्फ्लुएंस है दृष्टि में या फिर ड्यूटी में, कंजंक्शन या एस्पेक्ट में, ठीक है? हाँ अच्छा। इतना समझ। और सेकंड लॉर्ड, अब सेकंड लॉर्ड, शनि से सेकंड लॉर्ड देखिए, शनि से सेकंड लॉर्ड देखिए, ठीक है? अच्छा शनि से सेकंड लॉर्ड, सिंपल है। एसेंडेंट से नहीं। अब देखिए असेंडेंट से देखना, अगर असेंडेंट से सेकंड लॉर्ड है जी वो जो शनि से कनेक्ट हो जाए या शनि से सेकंड लॉर्ड से कनेक्ट हो जाए, अच्छा तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह जब तक उसका कारकत्व एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, हाँ तब तक वो अपना रिजल्ट नहीं देता। अगर 7th लॉर्ड है, यदि बिजनेस से जुड़ा हुआ रिजल्ट देना है, ठीक है, मैं आपको हाँ। समझा देता हूँ, ठीक है? हाँ। मतलब एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है? व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इन मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टिव कोर्स विद एनिमेशन, ठीक है? हम लोग अभी ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये किसी का कुंडली है जिसमें 12 हाउसेस हैं और 7th हाउस में शनि है। अब इसका प्रिडिक्शन आप लोग दीजिए, क्या आप लोग प्रिडिक्ट करेंगे आप लोग होते तो? सर मैरिज में डिले हो जाएगा, इवन बिजनेस में भी डिले हो सकता है थोड़ा। हाँ। और ऑब्वियसली 9th हाउस में एस्पेक्ट है तो थोड़ा लक भी थोड़ा डिले से ओपन होगा, मतलब लकी लेट लाइफ में 36 ईयर्स के बाद ही शायद लक ओपन होगा इनका। अच्छा ये बात बताइए कि ये कॉम्बिनेशंस आप बहुत सारे कुंडलियों में देखे होंगे, क्या ये सारी चीजें वाकई में आपने देखी सब में? नहीं, जहाँ पे गुरुजी, जहाँ पे कारक अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। नहीं और कारक क्या से- हम बता रहे हैं ना कि जी। क्या कहते हैं। अब देखिए आपने 100 कुंडली उठाई है, ठीक है, देखिए किसके 7th हाउस में शनि है, ठीक है, और हमको बता दीजिए कि 50 में भी आपको क्या कहते हैं ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। जी सही कह रहे हैं आप, क्योंकि तो वहाँ आप- पे वीनस आप- अच्छी पोजीशन अब देखिए क्या कहते हैं, अब मैंने क्या बताया था, ग्रह अपने पोजीशन के भी फल देता है, किसी और ग्रह की पोजीशन से भी उसमें मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है? अब जब हम देखेंगे इधर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं ये जानना चाहिए कि 7th हाउस जो होता है वो देखिए 7th हाउस जो होता है वो कंसेप्शन को दिखाता है, अट्रैक्शन को भी दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है, मैरिज को भी दिखाता है और स्ट्रेंजर को भी दिखाता है। समझ में आया? 7th हाउस का बिजनेस और मैरिज के अलावा भी इतने सारे सिग्निफिकेशन होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है? जी। अब देखिए जो शनि होता है वो डिस्कम्फर्ट को भी दिखाता है, वरीज को, चिंताओं को भी दिखाता है, सेटबैक माने झटका, मतलब क्या कहते हैं पेन, दुख, पीड़ा इत्यादि को भी दर्शाता है, प्रोफेशन को भी दर्शाता है, देरी को भी दर्शाता है, डिले, ठीक है? अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले ये बोला कि क्या कहते हैं मैरिज में डिले होगा। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये जो है ये शनि का सिग्निफिकेशन है डिले, वो मैरिज वाले हाउस में है तो मैरिज में डिले होगा, बस इतना, ठीक है? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ शनि मैरिज में सेटबैक्स भी तो दे सकता है, शनि मैरिज में डिस्कम्फर्ट भी तो दे सकता है। मेरा आपसे ये पूछना है कि इन तीनों चीजों में से क्या देगा? डिले ही देगा कि सब देगा, कि इनमें से क्या देगा? ये इसको भी तो फाइन ट्यून करना है ना आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर, ठीक है? जी 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 अब हम क्यों कह रहे हैं कि शनि जो है ये अपना ये सारा सिग्निफिकेशन में से कुछ एक या दो, ठीक है, सिर्फ क्यों 7th हाउस के सिर्फ मैरिज वाले पॉइंट में ही क्यों दे रहा है? ये बिजनेस वाले पॉइंट में भी डिले दे सकता है, बिजनेस वाले पॉइंट में भी सेटबैक्स दे सकता है, बिजनेस वाले पॉइंट में भी वरीज दे सकता है, ठीक है? अब शनि देखिए 100 कुंडली है, मैं दे दिया मैंने, अगर आपको जिसमें शनि 7th हाउस में बैठा है, ठीक है, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको जानना चाहिए कि क्या कहते हैं ये बिजनेस में वरीज देगा कि मैरिज में डिले देगा कि सब देगा, या कुछ सेलेक्टिव चीज। अगर कुछ सेलेक्टिव दे रहा है तो उसको देखने का एक तरीका है, ठीक है? वो तरीका ही एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता है। जी। समझ में आया? जी गुरु जी, इस केस में इसका मतलब क्योंकि वो 10th हाउस से 10th बैठा हुआ है शनि, तो प्रोफेशन में अच्छा नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? उसका एक तरीका है, ठीक है? अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए 7th हाउस और मून जो होता है वो कंसेप्शन दिखाता है, 7th हाउस और मार्स जो है अट्रैक्शन दिखाता है,
7th हाउस ऑफ मरकरी जो है बिजनेस दिखाता है, 7th हाउस ऑफ वीनस जो है मैरिज दिखाता है, 7th हाउस और राहु जो है स्ट्रेंजर दिखाता है, मिलके, अकेले अकेले नहीं दिखाता है। और के सैटर्न और 4th हाउस मिलके डिस्कम्फर्ट दिखाता है, सैटर्न और 6th हाउस मिलके वरीज दिखाता है, सैटर्न और 8th हाउस मिलके सेटबैक्स दिखाता है, सैटर्न और 10th हाउस मिलके प्रोफेशन दिखाता है, सैटर्न और 12th हाउस मिलके डिले दिखाता है। ठीक है, तो अब मैरिज का प्रेडिक्शन करना है तो इन सब चीजों को ब्लेंड करना पड़ेगा, और यही ब्लेंड करने को सीखने के लिए पूरा ज्योतिष लग जाता है। ठीक है, पूरा ज्योतिष कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, इसको कैसे ब्लेंड करना। ठीक है, और इसको ब्लेंड करने का एक सूत्र है और वो यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, वो कोर्स का हिस्सा है। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए, आप मांगलिक दोस्त आप जानते होंगे ना। अब देखिए कि 1st हाउस में मंगल हो तो आप उस में मांगलिक होता है आदमी, 4th हाउस में मंगल हो तो आदमी मांगलिक होता है। ठीक है, 7th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक होता है, 8th हाउस में मंगल हो तो मांगलिक होता है। ठीक है, 8th हाउस में भी हो। ठीक है, और साउथ इंडियन की बात करें, साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी माना जाता है मांगलिक। अब देखिए 12 हाउसेज है, उसमें से 6 में मंगल हो तो मांगलिक हो, मतलब आधी दुनिया मांगलिक है। ठीक है, अगर आधी दुनिया मांगलिक है तो सबका वैवाहिक जीवन खराब होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक शादी करो अच्छा रहता है, तो क्या दिक्कत है मांगलिक दुनिया में, क्या दिक्कत? ठीक है, तब भी सर ऐसा नहीं होता हमेशा, मांगलिक सक्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसी चीज को अगर मंगल 7th हाउस में बैठा है तो वो विवाह में प्रॉब्लम डालेगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम डालेगा, या अच्छा करेगा बुरा करेगा, इसको देखने का तरीका होता है ना जी। उसी तरीकों को, उसी चीज को कहते हैं बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो आप लोग को आपको चीजों अलग अलग सिखाया गया। ठीक है, आप लोग को सिखाया गया कि मंगल 7th हाउस में हो तो झगड़ा करा होता है। ठीक है, 6th लॉर्ड यदि वीनस के साथ हो तो विवाह में झगड़ा होता है। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता इन सारी चीजों को ब्लेंड कैसे करें। हाँ, कि आपको सब अलग अलग टुकड़ों में बढ़ाया गया, उस टुकड़ों को कैसे ब्लेंड करके कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन हो। ठीक है, यस, वो कैसे करें, वही चीज है मेन, कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन करना वन मेन। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि मंगल यदि अफ्लिक्शन में होगा, ठीक है, तभी वो बुरा करेगा। अफ्लिक्शन माने पीड़ा में। ठीक है, ये सर इसमें एस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, किस राशि में है उस पर डिपेंड करता है, ये कोड की स्वामी कहाँ है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, देयर आर मोटे क्या कहते हैं 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, अफ्लिक्शन डिनोट करने के। ठीक है, मैं आपको के दिखा देता हूँ कुछ। अब देखिए ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये अगर मेरे साइट पे जाएंगे, ठीक है, आपको ये डेमो क्या कहते हैं मिलेगा। ठीक है, आपको ये डेमो क्या कहते हैं, ये जो है ये चीज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें फ्री विल फिक्स विल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मतलब क्या कहते हैं 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 हाउसेस होती हैं। ठीक है, अब उसमें से वो जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, वो इस जन्म में हम अपने कर्मों का फल हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, अब वो फल जो है इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। अब ये कैसे पता करें कि कोई ग्रह है वो पिछले जन्म का रिजल्ट दे रहा है कि इस जन्म का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसको डिसाइड करने के लिए आप देखिए फिक्स कर्मा होता है पिछले जन्म का रिजल्ट, ये कार्य इस जन्म में जो फल मिले अच्छे बुरे, और फ्री विल का मतलब होता है इस जन्म में जन्म से लेकर अभी तक जो कर्म कर रहे हैं उसके आधार पर जो अच्छे बुरे फल मिल रहे हैं वो होता है। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि सूर्य जो है वो 70% लिखा है फिक्स कर्मा में। इसका मतलब ये सूर्य इस जन्म में जो भी फल देगा इस कुंडली को, चाहे अच्छा या बुरा, उसका 70% पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइड हो रहा है, और 83% इस जन्म के कर्मों के आधार पर डिसाइड हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है इससे। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर रेमेडी बनता है ना। अगर मान लीजिए किसी का फ्री विल ज्यादा है तो उसका रेमेडी अलग होगा। ठीक है, अगर किसी का फिक्स विल ज्यादा है तो उसका रेमेडी अलग होगा। ये सिर्फ फिक्स्ड कर्म और फ्री विल को हिंदी में क्या बोले? स्वतंत्र इच्छा और क्या कहते हैं प्रारब्ध। हाँ ठीक, प्रारब्ध। ओके, प्रारब्ध और स्वतंत्र इच्छा में अंतर होता है ना, इस जन्म का डिसीजन। हाँ, ठीक है, उसी तरह देखिए जो मैंने क्या कहते हैं 50% से ज्यादा क्या कहते हैं स्वतंत्र इच्छा है उसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसका रेमेडी अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये नहीं बता रहा कि अच्छा कि बुरा है। ठीक है, अब जब प्लेनेट एनालिसिस होगा तो ये देखिए प्लेनेट एनालिसिस ऐसे किया जाता है। ठीक है, ये इस सब मैं कोर्स में समझाऊंगा। ठीक है, और अब दिखा है कि कौन सा ग्रह मित्र है, कौन से राशि में मित्र है। ठीक है,
अब देखिए सूर्य D1 में एक्वेरियस राशि में है, D2 में सजिटेरियस राशि में, मित्र के शत्रु सब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये मैं ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है, मैं ये भी बताऊं, ठीक है आपको। अच्छा अच्छा तो इस ग्राफ में क्या है, क्या कुछ नहीं करना कि जो 0.5 से नीचे है, ठीक है, 0.5 या उससे नीचे वो खराब है। देखिए इसमें सूर्य खराब है, मून खराब है, हाँ। मार्स सही है, मरकरी सही है, जुपिटर बहुत खराब है, वीनस सही है, सैटर्न सही है, राहु, देखिए राहु 0.5 है ना, मैंने क्या लिखा है 0.5 या उससे नीचे खराब है, तो राहु खराब है। अब केतु क्या कहते हैं, सही है। इसी तरह हाउसेस का भी एनालिसिस होता है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं वही 0.5 या उससे नीचे। असेंडेंट सही है, सेकंड हाउस सही है, और क्या कहते हैं थर्ड हाउस खराब है, फोर्थ हाउस खराब है, ठीक है, फिफ्थ हाउस सही है, सिक्स्थ हाउस सही है, ठीक है, सेवंथ हाउस तो बहुत खराब है, और क्या कहते हैं एट हाउस खराब है, और नाइन्थ हाउस भी खराब है, और सब बाकी सब खराब ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, चलिए इस कुंडली में आप लोग क्या कहते हैं एक काम करिए, जिनको आता है कुछ समझ में, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये बताइए। तो जी 7th लॉर्ड जो है वो रेट्रोग्रेड है और मार्स के साथ है, सैटर्न के साथ भी है और केतु के साथ भी है, तो सिचुएशन तो थोड़ी खराब ही लग रही है। अब मैंने क्या बोला, 7th हाउस बिजनेस को भी दर्शाता है, मैरिज को भी दर्शाता है, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करें कि मैरिज में प्रॉब्लम देगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम देगा, ये बताइए ना जी। मैं आपको सिंपल रूल बताता हूँ, ठीक है, मैरिज को एनालिसिस करने के लिए। देखिए मैरिज के लिए 3 फैक्टर होते हैं, आप कोई कॉपी पेन रखा होगा तो लिख लीजिए, मैरिज लिखिए। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए अब मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। जय श्री राम।